गुड आफ्टरनून बच्चों। तो एनटीएस मंथन 7 जो टेस्ट हुआ उसका डिस्कशन हम लोग सोल्यूशन का डिस्कशन पूरा कर चुके हैं 40 क्वेश्चन तक, और अब 41 से लेके 50 तक 10 क्वेश्चन और हैं, उनका भी डिस्कशन कर लेते हैं। 1 to 40 एक एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, और 41 से लेके 50 तक पूरा, यानी कि 50 के 50 क्वेश्चन हर बार हम लोग डिस्कस करते हैं। कोई सिलेक्टिव डिस्कशन नहीं करते हैं कि कोई बीच में 4-5-6 सवाल डिस्कस कर दिए, बल्कि 1 से लेके 50 तक फुल डिस्कशन करते हैं, जिससे कि आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन, ऐसा भी हो सकता है ना कि हमने सोचा कि कोई क्वेश्चन आपको आ ही जाएगा और आपको वो नहीं आया, तो इससे वो क्वेश्चन छूट जाएगा आपका। इसलिए हम पूरा ही डिस्कशन करते हैं कि चाहे वो आपको आ गया हो या आपका ना आया हो, पूरा सवाल आपको आ जाए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 में हाइड्रोलिक लिफ्ट है। हाइड्रोलिक लिफ्ट की डिज़ाइन आपको पता होगी। हाइड्रोलिक लिफ्ट में एक प्लम्बर होता है जो कि चौड़ा होता है क्रॉस सेक्शन में, और एक रैम होता है जो पतला क्रॉस सेक्शन का होता है। यहाँ पर भी एक पिस्टन होता है और यहाँ पर भी एक पिस्टन होता है, और ये जो बड़ा पिस्टन होता है इसके ऊपर हम लोग वो चीज़ लोड वगैरह लगाते हैं जिसको हमें उठाना होता है। जो चीज़ आसानी से उठ नहीं रही होती उसको उठाने के लिए हम लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये जो छोटा सेक्शन है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1, और जो बड़ा है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A0 है ना। और हम यहाँ पर प्रेशर लगाते हैं, और हाँ, यहाँ पर हम बहुत थोड़ा सा प्रेशर लगाते हैं और वो प्रेशर यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है। ये पास्कल लॉ है। पास्कल ने बताया था कि एक कॉलम में लिक्विड में अगर एक जगह पर प्रेशर लगाया जाए तो वो प्रेशर सब जगह पर बराबर से सुपर इम्पोज हो जाता है। तो यहाँ पर हमने प्रेशर लगाया, फोर्स लगाया, फोर्स की वजह से प्रेशर बना, और इस तरीके से ये कार हमने ऊपर उठाने में मदद मिलती है। ये हमारा तरीका होता है। यानी कि पतले वाले क्रॉस सेक्शन पर हम जरा सी ताकत लगाते हैं और वो ताकत बड़े वाले सेक्शन में ट्रांसफर हो जाती है, और लिफ्ट और कार जो है, जो लोड है, वो बहुत आराम से ऊपर उठ जाता है। ठीक है ना। तो आइए इस प्रेशर से हम इसको उठाएंगे। प्रेशर से एक फोर्स बनेगा और फोर्स से ये चीज़ उठेगी। तो आप समझते हैं प्रेशर इज इक्वल टू होगा फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स हमें कितना चाहिए? 3000 किलोग्राम की कार को हमें ऊपर उठाना है, तो 3000 जी की वैल्यू 10, और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो दिया हुआ है 425 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको देखिए हम लोगों ने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये आ गया 3000, समझ रहे हैं ना आप लोग, अपॉन 425 इंटू 10⁵। तो ये लगभग 7 के आसपास जाएगा। तो इसके आसपास जो रिजल्ट होगा वो आप चॉइस करेंगे। तो आपका आंसर आ गया 6.92 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वही 6.92 लगभग 7 के बराबर ही हुआ। अच्छा सवाल है। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोलिक लिफ्ट में हम नैरो वाले सेक्शन पर हल्का सा प्रेशर लगाते हैं और वो चौड़े वाले क्रॉस सेक्शन पर ट्रांसफर हो जाता है, और बहुत भारी भारी कार्स या चीजें आराम से ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A car of mass 500 kg is lifted by hydraulic jack। फिर से वही सवाल है, लेकिन इस बार कुछ और पूछा गया है। देखिए, ये चौड़ा वाला क्रॉस सेक्शन है और ये पतला वाला क्रॉस सेक्शन है। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ भी एक पिस्टन होता है और यहाँ भी एक पिस्टन होता है, और यहाँ पर हम एक फोर्स लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, फोर्स प्रेशर, और वो प्रेशर यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है, और यहाँ पर जो भी लोड हमें ऊपर उठाना है उसको हम रख देते हैं और ये ऊपर उठ जाता है। ये देखिए, ये लोड है जो कि हमें ऊपर की तरफ उठाना है। तो इस बार हमको फोर्स पूछा गया है, ठीक है ना। यहाँ पर जो प्रेशर बनेगा वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, और प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स और क्रॉस सेक्शन एरिया A0, फोर्स अपॉन A0, और P1 कितना होगा? फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 और यहाँ का A0।
ठीक है ना, इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन ए नॉट। तो इस बार हमको पूछा गया कि यहाँ पर हम कितना फोर्स लगाएं कि ये लिफ्ट ऊपर, ये लोड ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाए। इस बार हमको F1 फाइंड करना है। तो F1 इज इक्वल टू A1 बाई ए नॉट इंटू एफ नॉट। हमें F1 फाइंड करना है, एफ नॉट हमको दिया हुआ है। चलिए क्रॉस सेक्शन एरिया लिखते हैं 20 सेंटीमीटर, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। हमें F1 फाइंड करना है और हमें A1 वगैरह दिया हुआ है, ये है 20 सेंटीमीटर, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया, अपॉन ए नॉट है 2 मीटर, और हमें 500 किलोग्राम की चीज़ को ऊपर की तरफ उठाना है। कहाँ लिखा है देखिए, 500 किलोग्राम mg। एक स्टेप कम कर देते हैं चलिए, यानी कि A1 अपॉन ए नॉट एंड mg, ठीक है ना। तो हमने A1 की वैल्यू रख दी है, ए नॉट की वैल्यू रख दी है, और मास है 500 और g की वैल्यू 10, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए, ये हो गया 10 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 500 इंटू 10। तो ये दोनों इससे कैंसिल हो गए और रिजल्ट आ गया 500 न्यूटन। हम 500 न्यूटन का फोर्स लगाकर इस 500 किलोग्राम की लिफ्ट को ऊपर की तरफ आराम से उठा लेंगे। तो आंसर क्या होगा बताइए, 500 न्यूटन का फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये कार बड़े आराम से ऊपर की तरफ उठ जाएगी। 43, a solid body floats in water has 1/5 volume inside the water। पानी के अंदर कोई चीज़, पानी पर कोई चीज़ तैर रही है और इस चीज़ का 1/5 वॉल्यूम पानी के अंदर है। ये देखिए, पूरे वॉल्यूम का 1/5वां हिस्सा पानी के अंदर है। तो कह रहे हैं अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे लिक्विड में फ्लोट कराएं तो इसका कितना वॉल्यूम अंदर रहेगा। लिक्विड बदल दिया गया है और अब क्वेश्चन है कि बताइए अब इसका कितना वॉल्यूम अंदर रहेगा। वी इन हमको फाइंड करना है, इसकी डेंसिटी D1 और इसकी डेंसिटी D2। तो अब मैं फ्लोट होने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू mg। जब अपथ्रस्ट mg के बराबर होता है तभी चीज़ें फ्लोट करती हैं। ये देखिए, ये इसका mg है और ये इस पर लगने वाला अपथ्रस्ट है, ठीक है ना। और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और चीज़ पानी में तैरती रहती है। ये हो गया पहला इक्वेशन। अब दूसरे लिक्विड में हाँ, ये दूसरा लिक्विड हो गया, डैश लगा दिया, इज इक्वल टू mg, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वही है ना। तो इन दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए, यानी कि 1 इज इक्वल टू 2 कर दीजिए। तो v इन dlg इज इक्वल टू v इन डैश dl डैश g। चलिए, तो पहले जितना वॉल्यूम अंदर था वो था पूरे का 1/5, और डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ और g की वैल्यू 10, हालांकि 10 से 10 कट जाएगा। और v इन डैश हमको निकालना है, यानी कि नए लिक्विड में कितना वॉल्यूम अंदर रहेगा वो हमको निकालना है। और डेंसिटी 1.4 इंटू 10⁻³ और ये g का मान 10। ये देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, है ना। 10⁻³ से 10⁻³ भी कैंसिल हो गया, और इस प्रकार से नया जो v इन डैश आया वो v अपॉन 5 इंटू 1.4, यानी कि आया v/7, ठीक है ना। अच्छा, एक बात यहाँ पर और, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, नए लिक्विड की डेंसिटी को हमने कैसे लिखा, उसके लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी में डेंसिटी का ऑफ वाटर का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डेंसिटी आ जाती है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर होता है डेंसिटी ऑफ बॉडी
अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये दिया हुआ है 1.4 और ये हमको फाइंड करना है और ये 10 टू द पावर 3, इसलिए हमने D2 की जगह पे लिखा 1.4 इंटू 10 टू द पावर 3। ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको पता जरूर होना चाहिए। अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स में जरा भी अच्छा काम करना चाहते हैं तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी में रिलेशन पता होना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग रिलेटिव डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। फिर सुन लीजिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग रिलेटिव डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी बराबर होता है डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वैल्यू 10 टू द पावर 3 होती है और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.4 सवाल में दिया हुआ है। इस प्रकार से नए लिक्विड की डेंसिटी हो गई 1.4 इंटू 10 टू द पावर 3, जिसको यहाँ पर रखा हम लोगों ने, थोड़ा सा कैलकुलेशन किया। बहुत ही अच्छा छोटा सा इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। A liquid flow through the pipe varying diameter और velocity 2 मीटर पर सेकेंड है और जहां पर क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है और उसके आगे जाके क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा कम हो गया है। यहाँ पर जो डायमीटर है वो है 6 सेंटीमीटर और यहाँ पर जो डायमीटर है वो है केवल 3 सेंटीमीटर और यहाँ पर लिक्विड की वेलोसिटी v1, तो यहाँ पर लिक्विड की वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है। तो आपको कॉन्टिन्यूटी थ्योरम पता होगी, है ना। वॉल्यूम इन इज इक्वल टू वॉल्यूम आउट, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये कॉन्टिन्यूटी थ्योरम है जो कहती है कि पानी का जितना वॉल्यूम एक सिरे से अंदर जाता है उतना ही वॉल्यूम दूसरे सिरे से बाहर निकलता है और वॉल्यूम वॉल्यूम पर सेकेंड होता है AV। तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। बस वैल्यू रख दीजिए, बस हो गया। ये हो गया पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई डी स्क्वायर बाई 4 क्रॉस सेक्शन एरिया का फार्मूला। तो 4 से 4 और पाई से पाई कैंसिल हो गया। D1 कितना है बोलिए, 6 है। V1 कितना है 2, D2 कितना है बताइए 3 है और V2 हमको फाइंड करना है। तो ये हो गया 36 इंटू 2 इज इक्वल टू 9V2। समझ में आ रहा है ना, आराम से समझ में आ रहा है ठीक से। सो V2 इज इक्वल टू 36 इंटू 2 अपॉन 9, 4 इंटू 2 यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन नीट के एग्जाम में और तमाम दूसरे ऑब्जेक्टिव पेपर्स में आता रहा है। यहाँ पर भी वही है, देखिए जितना वॉल्यूम अंदर जाएगा उतना ही वॉल्यूम बाहर निकलेगा। तो A2 V2 प्लस A3 V3। तो ये है A1 A है और V1 है आपका 3 मीटर पर सेकेंड, A2 A है और V2 है 1.5 मीटर पर सेकेंड और A3 1.5 A है और V3 हमको फाइंड करना है। ये V हमको फाइंड करना है जिसको हम लोगों ने कहा V3। तो A कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पर आया 3 इज इक्वल टू 1.5 प्लस 1.5 V3। सो दिस इज 1.5 इज इक्वल टू 1.5 V3। सो V3 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 1.5 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन है, आता रहता है अक्सर, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। Water is flowing continuously from the tap having the cross section area। एक नल से पानी गिर रहा है देखिए और यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ और होगा और नीचे आने पर क्योंकि वेलोसिटी बढ़ जाएगी इसलिए क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर A1 और यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया A2 और यहाँ लिक्विड की वेलोसिटी V1 और यहाँ लिक्विड की वेलोसिटी V2। तो हमें ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, ये वाला भी दिया हुआ है और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वाटर स्ट्रीम डिस्टेंस 1.5 मीटर कह रहे हैं कि 0.15 मीटर।
0.15 मीटर नीचे तक गिरने के बाद क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा। हमें A2 फाइंड करना है, उसके लिए हमको V2 फाइंड करना पड़ेगा। V स्क्वायर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस 2GH। सो दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 20 इंटू 0.15। सो दिस इज 1 प्लस 15 दूनी 30। ये हो गया आपका 2 अंकों के बाद, तो ये हो गया 4। 1 प्लस 3 4। सो V2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। और अब वही थ्योरम ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। जितना वॉल्यूम यहाँ से निकलेगा उतना ही वॉल्यूम यहाँ से भी बाहर निकलेगा, ठीक है ना। सो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। A1 is 10 into 10 to the power minus 5 meter square, and V1 is equal to 1, and A2 हमको फाइंड करना है, and V2 is equal to 2, वो निकला हुआ है, ठीक है। So we get cross section area at this position is equal to 10 into 10 to the power minus 5 by 2, यानी कि 5 into 10 to the power minus 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा सवाल है। हाँ, मतलब पिछले सवाल से ज़्यादा अच्छा सवाल इसको हम मानते हैं। नल से जब भी पानी निकलता है तो पानी मुंह से निकलता है क्रॉस सेक्शन एरिया को पूरा लेकर, और जैसे जैसे नीचे गिरता है वेलोसिटी बढ़ती जाती है, इसलिए क्रॉस सेक्शन कम होता जाता है, क्योंकि एक नियम है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ही धार का पानी की धार का क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ही कम होता जाता है, ठीक है। सिलेंडर 20 मीटर तक पानी भरा हुआ है, नीचे एक होल कर दिया गया, तो बॉटम के करीब एक होल कर दिया गया, और पानी यहाँ से किस वेलोसिटी से निकलेगा ये हमको फाइंड करना है। जबकि यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए और यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल ए मानते हैं, तो अंडर रूट 2GH अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब क्योंकि ये काफ़ी बड़ा होता है इससे, इसलिए ये चीज़ अक्सर नेग्लेक्ट कर दी जाती है। हाँ, ए अपॉन ए लगभग निग्लिजिबल किया जाता है, तो ये हो गया अंडर रूट 2GH, यानी कि अंडर रूट 20, और h की वैल्यू भी कितनी है 20। सो 20 इंटू 20 का अंडर रूट 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक अच्छा सवाल है, इसके लिए आपको सिर्फ फार्मूला पता होना चाहिए। असली फार्मूला यही होता है, लेकिन अक्सर सवाल इसी से निकल आता है, क्योंकि स्मॉल ए जो क्रॉस सेक्शन है वो कैपिटल ए की तुलना में काफ़ी छोटा है, इसलिए ए अपॉन ए को निगलेक्ट करके सवालों को सॉल्व कर लिया जाता है। विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। A jet of air striking a plate surface perpendicular, it is an example of turbulent flow। हाँ, जब किसी जेट से हवा निकलती है और किसी दीवार पे टकराती है तो फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है, छितर जाता है, ठीक है, सही है। द carburetor of automobile has a venturi channel nozzle through which air flow with a high speed। okay, ये भी सही है। बॉल मूविंग विदाउट स्पिनिंग इनसाइड द फ्लूइड एक्सपीरियंस अ नेट अपवर्ड फोर्स। ये मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि एक बॉल है मान लीजिए, और वो मान लीजिए कि पानी से वो पार करती हुई जा रही है, चीरती हुई जा रही है। तो ये देखिए, ये इसका सिंबॉलिक डायग्राम है, ये स्ट्रीम लाइन फ्लो का डायग्राम आपके सामने है, और ये बॉल है जो कि लिक्विड में आगे की तरफ बह रही है, जा रही है। तो जैसा कर्वेचर ऊपर है वैसे ही कर्वेचर नीचे है, इसलिए जितनी वेलोसिटी यहाँ होगी पानी की उतनी ही वेलोसिटी यहाँ होगी, इसलिए जितना प्रेशर इस पोजीशन पर होगा उतना ही प्रेशर इस पोजीशन पर भी होगा, यानी कि जो प्रेशर का डिफरेंस होगा वो 0 होगा,
इसलिए नेट फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि ऊपर और नीचे का प्रेशर बराबर है, तो नेट फोर्स नहीं होगा। वाई डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स नहीं होगा। तो इन्होंने लिखा है कि एक नेट फोर्स लगेगा जो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट हो गया। सवाल ये अच्छा है, मैं बता रहा हूँ आपको। The velocity of a spherical ball of mass m and density ρ1 when dropped in a container, एक कंटेनर में डाल दिया गया ग्लिसरॉल, कंटेनर में जो भरा हुआ है फिल्ड विद ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल की डेंसिटी d2 दी हुई है। विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। विस्कस फोर्स की वैल्यू पूछी गई है। तो जब किसी लिक्विड में कोई बॉल नीचे की तरफ आती है तो उसका वेट नीचे लगता है, और क्या लगता है बताओ, अपथ्रस्ट ऊपर लगता है, और विस्कस फोर्स भी ऊपर लगता है। वेलोसिटी कांस्टेंट है ऐसा कहा गया है। वेलोसिटी कांस्टेंट यानी कि एक्सीलरेशन जीरो। एक्सीलरेशन जीरो का मतलब ये हुआ कि विस्कस फोर्स और अपथ्रस्ट का सम mg के बराबर होगा। एक्सीलरेशन जीरो है यानी कि नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो का मतलब ये हुआ कि अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो मुझे विस्कस फोर्स फाइंड करना है। आंसर हमको mg के फॉर्म में चाहिए, जैसा मुझे दिख रहा है ऑप्शन में। mg के फॉर्म में आंसर चाहिए, तो mg माइनस वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g, और वॉल्यूम ऑफ द बॉल इज इक्वल टू मास पर यूनिट। वॉल्यूम बराबर मास अपॉन डेंसिटी, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉल एंड d2g। इस तरीके से mg बाहर ले लेंगे और आ जाएगा 1 माइनस d2 बाई d1। ऐसा कोई ऑप्शन है? देखिए mg 1 माइनस d2 बाई d1 हो गया। हाँ, फोर्थ ऑप्शन हो गया d1 माइनस d2 अपॉन d1, ठीक है ना। फोर्थ ऑप्शन देखिए यही लिखा हुआ है, जो वो लिखा है वही ये लिखा है। फोर्थ ऑप्शन हो गया। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। और रेन ड्रॉप रीचेज द अर्थ फ्रॉम क्लाउड। हवा में पानी की बूंदें हैं जो कि नीचे की तरफ आ रही हैं, और इनकी वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली v1 और v2 हैं। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहे हैं। तो वेलोसिटी का रेशियो दिया हुआ है, तो वॉल्यूम का रेशियो हमको पता करना है। जब बॉल्स नीचे आती हैं तो इन पर एक विस्कस फोर्स लगता है, देखिए ये देखिए। और मुझे वेलोसिटीज का रेशियो दिया है और वॉल्यूम का रेशियो हमसे पूछा गया है। माना कि रेडियस रिस्पेक्टिवली r1 और r2 है, ठीक है ना। तो जो विस्कस फोर्स होता है वो mg के बराबर होगा। हाँ, और क्या, mg के बराबर होगा। अपवर्ड फोर्स लगेगा और दूसरा फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और तभी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। टर्मिनल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। दिस इज स्टोक्स फार्मूला 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और इनटू जी मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम स्फेरिकल बॉल्स हैं, रेन ड्रॉप्स हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब डी जी, और ये है 6 पाई ईटा आर वी। सो एक आर से आर कट जाएगा तो v प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि r प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी। इसलिए r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू अंडर रूट v1 अपॉन v2, मतलब अंडर रूट 9/4, जैसा कि सवाल में ये देखो दिया गया है 9/4, तो ये हुआ आपका 3/2। तो जब रेडियस का रेशियो हमको मालूम हो गया, तो रेडियस के रेशियो को हम वॉल्यूम के रेशियो में
कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वॉल्यूम आर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 का होल क्यूब, यानी कि 3/2 होल क्यूब, यानी कि ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3, 27/2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 8। 27:8 आपका ऑप्शन होगा सेकेंड, 27:8। सवाल अच्छा है और आपके आने लायक सवाल में से एक ये माना जाएगा, ठीक है ना। इस सवाल में अपथ्रस्ट को नेग्लेक्ट किया गया है, क्योंकि पानी की बूंदें इतनी छोटी होती हैं कि इन पर लगने वाला अपथ्रस्ट ना के बराबर होता है, जबकि पिछले सवालों में हम लोगों ने देखिए विस्कस फोर्स भी कंसीडर किया था और अपथ्रस्ट भी कंसीडर किया था, क्योंकि इसमें बॉल्स बड़ी बड़ी थी, और यहाँ पर पानी की बूंदें हैं और पानी की बूंदें इतनी छोटी होती हैं कि उस पर अपथ्रस्ट को कंसीडर नहीं किया जाता है, और अपथ्रस्ट को निगलेक्ट करने पर ही आपका ये सोल्यूशन आराम से इजीली तैयार हो गया। तो ये आपका मंथन 7 के 50 1 से लेकर 50 तक एक एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया। आप इसको वीडियो को देख लीजिए, जो सवाल आपको अच्छे लगे हों, जो सवाल आपको कठिन लगे उनको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। डेली क्वेश्चन वगैरह लगाते रहें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमेशा पेपर आपके अच्छे होंगे। थैंक यू।